अब मैं लैंग्वेज पढ़ने पे जाता हूँ। सवाल में कह रहा है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो जो लाइन मैं अंडरलाइन करूंगा या जिस जिस लाइन पे मैं वो चलाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसको फोकस रखना। कहता है अधिक कोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात, अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन सी बी एट एम एंड द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन ए बी। देखिए, इस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं, फिर से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं अगला पॉइंट ये बता रहा हूँ कि एम ए सी और सी एन दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, एंगल बी आपको निकालना। अब हिंदी पे चर्चा करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये पेपर का क्वेश्चन है, मेरा सवाल नहीं है। इस सवाल में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसने कहा कि भाई कोई ट्रायंगल है एबीसी। अब एबीसी में ये नहीं पता कि कौन सा अधिक कोण है, एंगल ए ऑब्ट्यूस है, बी ऑब्ट्यूस है कि सी ऑब्ट्यूस है। हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि हमने एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सोच समझ के बताइए। तो मुझे आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हम ये ढूंढ पाए कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो उसका तरीका है कि हमें फिगर बनानी होगी पहले छोटी। जैसे मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ ए, इसको रख देता हूँ बी और इसको रख देता हूँ सी। मैंने क्या किया, इसे मान लिया ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण मान लिया। ठीक है, बल्कि अधिक कोण में मान रहा हूँ ना, तो इसकी फिगर भी बना लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कैसे, अच्छा जैसा दिल करे वैसे बनाइए, पर बनाइए। अब यहाँ से तो साफ दिखाई देगा कि ये ए है और ये मैंने एक्सटर्नल एंगल मान लिया, ये बी है, ये सी है। सवाल में कह रहा है एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को हमने खींचा जो भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को। अब एंगल सीबी का बढ़ा भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा, एक तो ये वाला बनेगा, और एक इस लाइन को खींच देते तो ये वाला बनता। अगर मैं यहां से इसको खींचता इसको, तो सीबी का बढ़ा हुआ भाग तो इधर जाता, इधर तो जाता नहीं और मिलते कहीं पे भी नहीं। तो यहां से एक बेसिक समझ ये तैयार हुई कि भैया इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचना, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना। और वो कह रहा है कि सीबी के बढ़े हुए भाग को यहां कहीं मिलेगा। लेट से मिला लेते हैं, पहली बात तो मिल नहीं रहा, लेकिन चलो मिला देते हैं, यहां मिल रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि, अगली लाइन में क्या कह रहा है भाई, अगली लाइन में ये कह रहा है कि एंगल सी का अब एक्सटर्नल एंगल है जो ए बी के बढ़े हुए भाग को, ये एंगल ए बी के बढ़े हुए भाग को, ए बी का मतलब ए से बी तक जाना है और वहां पे बढ़ा हुआ भाग टकराना है। तो एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वाला बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये और ये तो कहीं आपस में मिलेगा नहीं, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, मिलेगी नहीं। मेरे पॉइंट समझ पाए। कहानी ये है कि सवाल को जब तक आप दो तीन बार अपने हाथों से नहीं बना लेंगे, तब तक आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगी क्या ठीक है क्या गलत है। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कोई लॉजिक है जिससे पता चल जाए ठीक फिगर क्या है। तरीका यही है कि आपको लगातार बनाते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि ए और सी दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बी को क्या कर लेता हूं मेरे भाई, बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं। ठीक है, बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं, बी को मैं अधिक कोण मान ले रहा हूं। तो ए, बी को अधिक कोण मान लिया, सी बिल्कुल ठीक है। अगर बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं, तो सवाल में कह रहा है एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए का एंगल एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा। लेट्स से वो यहां कहीं जाके मिला। ठीक है, यहां कहीं मिला, मान लीजिए बात। और कह रहा है उसने क्या किया, वो सीबी के बढ़े हुए भाग को, सीबी के बढ़े हुए भाग को टकराया, सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला, यानी यहां मिला। क्लियर है भाई। भाई फिगर में टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना। सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला, उसने कहा कि एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला। और कहां पे मिला मेरे प्यारे बच्चों, भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला, भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला, यानी यहां पर मिला। तो ये पॉइंट है एम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि एसी के बढ़े हुए भाग को, इसको बढ़ा दिया भाई, एसी के बढ़े हुए भाग को मिला। अब कहता है इसका एक्सटर्नल एंगल खींचा, और इसके एक्सटर्नल एंगल को कहां मिला, भुजा एबी के बढ़े हुए भाग को, भुजा एबी के बढ़े हुए भाग को। तो एबी कहां है, ये रहा, इसके बढ़े हुए भाग को। लेट्स से ये वाला भुजा एबी के बढ़े हुए भाग को ये मिला है कहां, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला। इसका नाम दे रहा है भाई एन, इसका नाम दे रहा है एन। सवाल में कह रहा है कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो ए बी के बढ़े हुए भाग को एन पे मिला, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला। तो हमसे सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, हमसे सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि भाई अगर बात ये है, तो ये भी जान लो कि एम ए सी और सी एन बराबर है, एम ए सी और सी एन दोनों बराबर, तीनों बराबर है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, एंगल बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब मेरे बच्चे इसी चीज को मैं दो तीन तरीकों से सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका, मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले एंगल को अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेता हूं। लेट्स से इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं।
आपने कहा जी ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या लेना होगा, थीटा। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों सेम होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सर एक चीज़ बताना मुझे कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बिल्कुल ठीक है। यार इतनी भी मेहनत क्यों कर रहे हो, इससे भी कम मेहनत में काम कराता हूँ तुम्हारा, कैसे। सवाल ने मुझे एक बात कही कि एम ए और ए सी बराबर है, ठीक है, और ए सी और सी एन बराबर, ए सी और सी एन दोनों भुजाएं बराबर है। अगर बाबू ए सी और सी एन दोनों साइडें बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर है, तो आप ये बात जानते हैं कि कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरी भुजा कौन सी साहब इनकी, तीसरी भुजा ये वाली, तो अगर ये वाला कोण थीटा बनेगा तो ये वाला कोण भी क्या बनेगा, थीटा। आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं। अब सर कहानी को समझना कैसे, कि ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है जी, ये वाला एंगल भी है थीटा, इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या होगा बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, ये वाला कोण है 2 थीटा। भाई फिर से समझाता हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो, कि सर ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है ये वाला, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप कहें बिल्कुल ठीक बात है, अरे हाँ है ना। अब तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 2 थीटा, इसमें सर अपने को कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंगल है 2 थीटा। अब सर हम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा ही होगा, अगर ये 2 थीटा है तो सर ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, सवाल ने एक चीज और भी कही, क्या कहा सवाल ने मुझे, सवाल ने मुझे ये भी कहा कि भाई एम ए और ए सी भी बराबर है, यानी जितनी लेंथ एम ए की है, ध्यान देना, जितनी लेंथ एम ए की है उतनी ही लेंथ मेरे बच्चों ए सी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, आप कहें ठीक चीज है। अगर सर ठीक चीज है तो आप इस बात को भी तो समझो कि अगर इस ट्रायंगल की ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी बराबर होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। आप कहेंगे ठीक चीज है सर, इसमें भी मान लेते हैं। तो भाई फिर से मैं वही कहानी लेके आ रहा हूँ, क्या यार ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, बिल्कुल है सर, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा, तो ये वाला एंगल होगा 2 अल्फा, हाँ है ना, 2 अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 2 अल्फा, हाँ है ना, मेरी बात समझिए। अब सर इस बात को समझिए कि ये वाला कोण है 2 अल्फा, ये वाला कोण है 2 अल्फा, दोनों बराबर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब मेरे बच्चे छोटी सी बात अगर आप समझना चाहेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे, और वो ये कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है, तीनों का जोड़ 180 होगा, और ये भी तीनों बराबर होंगे 180 होगा। आपने कहा ठीक चीज है सर, तो ये एंगल है 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा, और ये वाला है अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा ना माफ करिए थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, बिल्कुल सही है सर, और ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन के एंगल 180 180 होंगे। तो सोल्व करोगे तो ध्यान देखना, ये 4 थीटा बना और ये 1 थीटा ही है, तो ये इधर आके माइनस हो गए, 3 थीटा आएगा, ये 4 अल्फा, ये अल्फा इधर जाएगा माइनस का होगा, तो 3 अल्फा आएगा, बराबर 180 डिग्री आया। 3 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो थीटा बराबर अल्फा, ध्यान देना मेरी बात, फिर से समझो, थीटा बराबर अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए यहाँ तक, कि थीटा और अल्फा बराबर है, मतलब दोनों का जोड़ 180 180 था, तो थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, यहाँ तक क्लियर है जी। अब भैया थीटा और अल्फा बराबर आ गए, ये दोनों बराबर क्यों, ये समझ में आए, ये वाला पूरा कोण 180 था और ये वाला कोण भी 180 था, इसलिए दोनों को मैंने बराबर बराबर रख दिया। अब मुझे अगली बात पे गौर करना है, गौर फरमाना है, और वो गौर फरमाना ये है कि सर अगर थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, तो हम अल्फा की जगह थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये पूरा कोण क्या बना सर, तो ये बन गया 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, तो ये पूरा कोण बना 5 थीटा, ये दे रखा है 180 डिग्री के बराबर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 36। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री, बिल्कुल आ गई जी। अब अगर थीटा 36 है मेरे भाई, तो ये कोण 36 डिग्री है, ये कोण भी 36 डिग्री है, ये कोण मुझे निकालना था, तो क्या निकल जाएगा कि नहीं सर, बिल्कुल निकलेगा। 36 और 36 कितना हुआ साहब 72, 36 और 36 72, पूरा 180 होता है, 180 में 36 36 72 घटाएंगे तो आएगा 180 माइनस 72, तो आंसर आया 108 डिग्री। तो ये आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 108 डिग्री। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ आई होगी चीज। मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को लगता है ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मायने में ज्योमेट्री में मजा लो, इंटरेस्ट लोगे तो ज्योमेट्री से आसान कुछ नहीं और इससे इंटरेस्टिंग भी कुछ नहीं है, और सीडीएस में हो एसएससी में हो सवाल आते हैं लगता है। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। आइए मेरे भाई, ज्योमेट्री को समझने में कोशिश करें, समझ नहीं आया क्या करें, आएगा, एक समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, आइए। अब एक बात बताना, तन्नो मौज में करो ना 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 करो ना 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 ना। मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसका सारे कोण 60 60 डिग्री होते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका हर एक कोण मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री होगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है, 60 60 डिग्री होगा इसका हर एक कोण, मान ली बात। अब सर हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हर एक साइड भी आपस में बराबर होगी, ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, जेन्युइन बात है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं और हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाने ये जा रहा हूँ
कि मेरे बच्चे अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच दूंगा, किसी समबाहु त्रिभुज में एक लाइन के पैरेलल दूसरी, अबे मान जा, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच दूं, जैसे इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींच दी, तो किसी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे मेरे बच्चे, तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये क्या हो गया सर? ये हो गया संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण भी 60 होगा। क्यों सर? करस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो नई ट्रायंगल बनी, वो भी 60 डिग्री की बनी, तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनी, ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनी। ठीक है जी। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करें तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन आप खींच रहे हैं, तीसरी लाइन पैरेलल खींच दे रहे हैं, या हटाते हैं इसे, एक और लाइन में यहाँ खींच दो, एक और लाइन में यहाँ खींच दो, तो ये सारी की सारी जो ट्रायंगलें बनेगी जिस पर मेरा पेन चलेगा, ये सारी समबाहु त्रिभुज, ये भी इक्विलेटरल बनेगी, ध्यान रखना। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी मेरे दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी, समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। और मेरे भाई ये वाली ट्रायंगल भी आपकी समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। यानी किसी समबाहु त्रिभुज में किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो जितनी भी त्रिभुजें बनेंगी वो सारी की सारी समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे। हाँ जी। अगली बात, जरूरी नहीं कि इधर खींचे, हम यहाँ पे भी खींच दें तब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। अगर मेरे बच्चे मैं इस साइड के पैरेलल यहाँ कोई लाइन खींच दूं तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अगर ये भुजा और ये भुजा समानांतर है समबाहु त्रिभुज में तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अगर मेरे दोस्त ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर पैरेलल है, दोनों साइडें पैरेलल हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इतनी बात समझते हैं। अब मैं अपने सवाल पे आता हूं जो मुझे समझाना है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, हर एक साइड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। अगली लाइन में कह रहा है कि डीजी एसी के पैरेलल है, कह रहा है जी डीजी जो है वो एसी के पैरेलल है, अगर है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और आखिरी लाइन में कह रहा है कि ईएफ पैरेलल है एबी के, अगर ईएफ मेरे बच्चे एबी के पैरेलल है तो ये भी आपकी समबाहु त्रिभुज बनेगी, ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपकी समबाहु त्रिभुज बनेगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो क्या पल्ले पड़ा? पल्ले ये पड़ा कि सर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मुझे समझना है। सर समझ तो गए, कहाँ परेशान हो रहे हैं? परेशान इसलिए हो रहा हूँ बेटा कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए ही लूंगा, ये भी ए ही लूंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज है और उसकी हर एक भुजा की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब बेटे ये है ए, आपने बिल्कुल ठीक है, ये ए है, ये 30 है, तो ये कितनी बनी? 30 माइनस ए, 30 माइनस ए। हाँ जी, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी 30 माइनस ए है, ये भी 30 माइनस ए। हाँ जी, और ये है 30, ये 30 है, 30 माइनस ए है, तो ये मेरी प्यारे बच्चों क्या बनी? ए। ये ए है, ये ए है, ये भी ए ही होगी। ये समझ में आया ना ए क्यों है? क्योंकि सर पूरी साइड की लेंथ है 30, ये है 30 में से ए कम, तो ये क्या होगी? ए। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है कि भैया डी ई प्लस डी जी प्लस ई एफ, इनका जोड़ है 42 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब डी ई की लेंथ कितनी है साहब? डी ई की लेंथ है 30 माइनस ए, वैल्यू रुक गई 30 माइनस ए। डी जी की लेंथ क्या है साहब? डी जी की लेंथ कितनी है? ए। ई एफ की लेंथ क्या है? ई एफ की लेंथ क्या है साहब? ए, बराबर 42 है। तो ए की जो वैल्यू आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। ए की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, ए की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी आई? 12। बिल्कुल ठीक है साहब। ये वाली लेंथ कितनी है? 12। बिल्कुल साहब, क्योंकि ए की लेंथ 12 है। लेकिन साहब ये तो बताओ ये पूरी साइड कितनी है? साहब पूरी साइड तो 30 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो ये 30 है, ये 12 12 24 बनी, तो ये लेंथ कितनी बनी? 6। ये लेंथ बनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जीएफ का जो मान होगा वो 6 होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, खुल के तारीफ करिए अपनी ही, मेरी नहीं अपनी, कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो आप टॉप ऑन टॉप बच्चे हैं, कमेंट करो भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।